गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं डेस्टिनी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो सैम रहती है उसके सारे फ्रेंड्स लोग आए रहते हैं जो बहुत अच्छे से अंकल को हैप्पी फील कराते हैं, और इन लोगों की गेट टुगेदर होती है, एक छोटी सी पार्टी होती है जिसमें सब इंजॉय करते हैं। उसके बाद जो नेहा रहती है वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, जिसको थकावट को दूर करने के लिए जो सैम रहती है वो सिर्फ कहती है कि वो सिर्फ मसाज करेगी, और वो बहुत अच्छे से मसाज करती भी है। वो कहती है कि सिर्फ वो प्योरली मसाज करेगी, और वो मसाज करती है। मसाज करते टाइम जो नेहा रहती है उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स बढ़ जाती है, और वो उसे कहती है कि अभी भी करो ना मसाज। और जब सैम जो रहती है मसाज करके थक जाती है, वो साइड में जाकर सोने ही वाली रहती है, तो वो उसका हाथ लेकर बोलती है प्लीज़ मसाज करो ना, अच्छा लग रहा है। तो वो मसाज करते ही टाइम पे एकदम से कहती है कि कि प्लीज़ करो करो। तो वो उसके वेस्ट को, जो नेहा सैम रहती है वो उसके वेस्ट को जैसी प्रेस करती है, और काफ़ी अच्छे से प्रेस कर रही रहती है, तभी एकदम से जो सैम होती है वो कहती है कि बेबी मसाज तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब कितनी मसाज करूं। पर जो नेहा रहती है वो कहती है कि करो जितना करते बन रहा है। और वो एकदम से अपनी वेस्ट को एकदम से प्रेस करती है, सैम नेहा से कंट्रोल नहीं होता है, और वो बहुत डीपली किस कर देती है। पहले तो सैम ने बहुत लाइटली पकड़ा रहता है उसकी वेस्ट को, पर जैसे ही वो उसको किस करती है वो बहुत डीपली किस करने लग जाती, किस सॉरी बहुत ज़्यादा डीपली उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़े जाती है, और किस पे किस करे जा रही रहती है। दोनों एक दूसरे को बहुत डीपली किस कर रहे थे। इस बार नेहा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी, क्योंकि इतनी सेंशुअल तरीके से मसाज करने के बाद कोई कैसे अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में नहीं थी कि कंट्रोल करना। सैम ये जानती थी कि उसकी मसाज में है ही कुछ ऐसा टशन या जादू कि सामने वाला खुद होकर ये कहेगा कि मेरे पास आओ। तो सैम ने जिस तरीके से मसाज करी थी वो सिर्फ मसाज नहीं थी, वो सिड्यूस करना था, और सैम ने अपना काम बहुत अच्छे से कर दिया था। फिर थोड़ी देर में जो हमारी नेहा रहती है वो उसे बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लग जाती है, और उसकी नेक पे किस करने लगती है, बाइट करने लगती है उसके नेक को, उसके लिप्स को बाइट कर देती है, और ईयर्स को भी पास जाकर किस करके बाइट कर रही रहती है। सैम बस उस चीज़ को एकदम मोमेंट को फील कर रही रहती है। वो पेन हो रहा रहता है उसे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फला कोई कैसे रोक सकता है खुद को। और बहुत ज़्यादा सेंशुअली वे में ये एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। जो नेहा रहती है वो सैम के ऊपर चढ़ जाती है, और ऊपर चढ़ के उसे किस करे जा रही रहती है। मतलब ऐसा था कि इस बार जो नेहा है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी रहती है, कि अब उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। थोड़ी देर तक वो जब चढ़ के सैम को किस करती है, उसके चेस्ट पर किस करने लगती है, उसे बाइट करती है बहुत। फिर वो एकदम से मतलब साइड में जाकर लेट जाती है, और एकदम से सैम को खींचती है अपनी ओर, और उसे बोलती है कि मेरे ऊपर आओ। तो सैम बोलती नहीं नहीं, हम मैंने तो सिर्फ मसाज का कहा था ना, और ये क्या हो रहा है। तो वो कहती भाड़ में गई मसाज, तुम अभी ऊपर आओ। और फिर वो एकदम से खींच के नेहा को सैम को अपने ऊपर लेती है नेहा, और किसेस करना स्टार्ट हो जाता है। फिर इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है, जो एक मसाज से स्टार्ट हुआ था पर एंड एक सेंशुअली इंटीमेशन से होता है, वही होता है। तो बहुत ज़्यादा डीपली किसेस हो रही रहती है। सैम उसे पूरे तरीके से किस कर रही रहती है, उसकी नेवल को किस करती है, उसके नेवल के नीचे जाकर उसके लेग्स वगैरह को प्रेस करते हुए बहुत सेंशुअली वे में किस कर रही थी। मतलब जो सैम रहती है वो इस बार उसका जो रोमांस करने का तरीका ही अलग होता है। वो ये जानती थी कि जो नी है वो थक चुकी है, तो उसकी बॉडी को रिलैक्स भी करना था और रोमांस भी करना था। तो ये चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए पहले बहुत प्यार से किसेस भी कर रही रहती है। किस करते करते वो एक हाथ से उसके लेग्स को प्रेस कर रही रहती है, दबा भी रही रहती है। दूसरे तरीके से वो किस भी कर रही है, दबाती भी है,
और अपना पूरा रोमांस को भी कंटिन्यू करती है। वो बहुत ध्यान से ये रखती है कि उसकी बॉडी को पेन भी ना हो और रोमांस भी कंटिन्यूस वे में हो जाए। ऐसे करके करीब वो आधा 1 घंटे तक तो बहुत प्यार से करती है। नेहा को उसका ये रूप और इस तरीके का रोमांस करना बहुत अच्छा लग रहा होता है। और ये बहुत यूनिक स्टाइल थी कि वो मसाज करते करते उसे मतलब एक तरीके से उसकी मसाज भी हो रही है और उसका लव मेकिंग भी हो रहा है और सामने वाला सेटिस्फाइड भी हो रहा है। मतलब सैम ने एक न्यू टेक्निक के वे में ये सब किया रहता है और वो बहुत अच्छे से कर रही रहती है। तभी नेहा कहती है, बेबी कहाँ से सीखा इतना प्यार से करना? तो सैम कहती है, सीखने की क्या ज़रूरत है बेबी, मैं तो बॉर्न टैलेंटेड हूँ। और वैसे भी अपनी वाइफ को सेटिस्फाइड करना और वाइफ को इतना डीपली रोमांस करना कैसे नहीं आता मुझे, और कैसे मैं सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे सेटिस्फाइड करना है, कैसे प्यार करना है, मुझे सब आता है। और तभी वो कहती है कि अभी रुकना नहीं है, अभी आपको बहुत कुछ करना है। ये बोलने की बात तो सैम हंसने लगती है और बोलती है कि क्या हो गया ना, अब इससे ज़्यादा क्या करना है? तो कहती है कि नहीं, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और आप मैं चाहती भी नहीं हूँ खुद को कंट्रोल करना। प्लीज़ लव मी लाइक अ क्रेज़ी। तो जो सैम होती है वो उसे फिर बहुत डीपली प्यार कर रही रहती है। मतलब लिप किस होते हैं, लिप किस के बाद चेस्ट पे जाती है, चेस्ट के बाद और नीचे जाती है और ऐसे करके वो बहुत मतलब बहुत पैशनेट वे में किसेस हो रही रहती है। जिस तरीके से सेटिस्फाइड करना रहता है सैम, उससे ज़्यादा तरीके से सेटिस्फाइड करती है और मसाज भी देती जा रही रहती है। दूसरी तरफ जो जैस रहती है, वो जब इशिका के साथ रूम में जाती है, जो इशिका रहती है वो बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा रहता है उसे, तो वो उसके हेडेक को ध्यान में रखती है और उसके हेड को बहुत प्यार से मसाज कर रही रहती है। हेड को मसाज करते करते उसे एकदम से अलग सा फील होता है और फील होते होते वो उसके जो फोर हेड पे होता है उस पर किस कर देती है और फिर उसकी मसाज को कंटिन्यू करती है। यहाँ पर ऐसा होता है कि जो जैस है, जैस की गोद में अ, जैस की गोद में सैम बैठी हुई जैस की गोद में इशिका बैठी हुई है और वो उसको मसाज दे रही होती है। बहुत डीपली मसाज देती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उसे मसाज देती है कि मतलब हेड मसाज दे रही रहती है कि उसे किसी भी हालत में रिलैक्स हो जाए। तभी जो इशिका रहती है वो उसकी आंखें खोलती है और एकदम से देखती है जैस को, तो उसे भी बहुत प्यारा फील हो रहा रहता है कि कितने प्यार से वो मेरे हेड को मसाज कर रही है, मेरा सर दुख रहा है, मेरे सर को सेटिस्फाइड कर रही है। तो वो एकदम से थोड़ा सा आगे होती है और अपने दोनों हाथों से जो इशिका के हेड पे रखती है उसे अपनी ओर खींचती है और उसे लिप किस कर देती है। जो जैस रहती है वो भी पीछे नहीं हटती है और लिप किस कंटिन्यूस चल रहा रहता है। और किस करने के बाद थोड़ा दूर होने के बाद जो हमारी जैस कहती है, बेबी अभी तो आपका सर दुख रहा था ना, तो फिर किस क्यों? तो कहती है कि पता है बेबी, मैंने ना कहीं पढ़ा था कि 125 कैलोरी रिड्यूस हो जाती है किस करने से, तो यार किस तो बनता है, इशिका कहती है। तभी जैस कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि किस वगैरह तो कैलोरीज बर्न वो सब हम बाद में करेंगे, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो प्लीज़ आप सो जाओ। तभी इशिका कहती है कि हाँ मैं तो सो ही जाऊंगी आपको हक करके। तो कहती है कि क्यों हक करके क्यों सोना है, बिना हक करके भी तो सो सकती हो। तो कहती है कि नहीं, जब अपना पार्टनर अपने पास हो जिसके साथ सुकून भरी नींद आए तो फिर दूर कैसे रहा जाता है, इशिका कहती है। तभी वो कहती है कि इतनी आदत मत डालो, पता चला मैं अगर मुंबई चली गई और आप पुणे में रहोगे तो फिर कैसे मैनेज करेंगे। तो ये सुनकर थोड़ा सा इशिका को बुरा लगता है और वो ये भूल ही गई थी कि यार जो जैस है वो यहाँ पर कुछ एक पर्टिकुलर काम के लिए आई है, ना कि वो मीन्स रिलेशनशिप के लिए आई है। रिलेशनशिप के लिए तो सैम आई थी। तभी वो बोलती है कि आपकी पेंटिंग बन गई क्या, इशिका पूछती है। तभी वो बोलती कि नहीं बेबी, पेंटिंग अभी नहीं बनी है, थोड़ा सा बचा है, लेकिन कई हद तक मैंने
मेरी आधी कंप्लीट हो चुकी है और मुझे अब बहुत जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगी। तभी जो तभी इशिका बोलती है कि सही है, और अगर जैसी आपकी पेंटिंग कंप्लीट होगी आप चले जाओगे। तो जैस थोड़ी देर शांत रहती है और कहती है कि इस चीज़ का जवाब क्या दूँ मैं उसे। अ, झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ और सच बोलूँगी तो हर्ट होगा। तभी वो कहती है, बेबी राइट नाउ इट्स अ 12 o'clock, हमें सोना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कहती है कि टेल मी बेबी, जैसी पेंटिंग कंप्लीट होगी आप चले जाओगे। तभी जो जैस है वो एकदम से उसे अपने लैप से उठाती है और बोलती है कम, और उसे अपनी आर्म्स में होल्ड करती है और उसके साथ लेटती है बेड पे, लाइट्स वगैरह सब ऑफ करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है, फिर उसके आईज पे किस करती है, फिर उसके दोनों चिक्स पे किस करती है और उसे बहुत टाइटली हग करके बोलती है, हाँ बेबी, ये बात सच है कि मुझे जाना होगा क्योंकि पुणे में मेरा कोई भी नहीं है और मैं बिलोंग करती हूँ मुंबई से, तो मुझे मुंबई तो जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी हम लोग ना यहाँ पे सिर्फ 1 वीक के लिए आए थे और 1 वीक में से 3 या 4 दिन तो ऐसे ही बीत गए हैं। और सैम का भी जिस मोटिव के लिए वो यहाँ आई थी वो कई हद तक पूरा हो चुका है, तो अब हमारे पास रुकने की कोई वजह नहीं है। तभी जो जैस है वो तभी इशिका जैस को होल्ड करती है उसका हाथ और कहती है, क्या अब भी वजह नहीं है? आपको पता है आपके हाथ में मेरा हाथ है, मतलब अब आपके ऊपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, तब भी आप रुकना नहीं चाहते। डिड यू डोंट यू लव मी? थोड़ी सी देर शांत बैठने के बाद जो जैसे वो हंसते हुए बोलते कि आई लव यू सीरियसली इशिका, एंड आई एम मैडली इन लव विथ यू, एंड यू नो वॉट, यू आर द ऑसम। मुझे इतनी प्यारी फीलिंग्स वगैरह कभी नहीं आई और कभी किसी के साथ इतना सुकून वक्त नहीं बिताया। लेकिन मैं सच बोलूं कि मेरी कुछ एम्बिशंस हैं। आई वांट टू बी द बिगेस्ट बिगेस्ट आर्टिस्ट और बेस्ट आर्टिस्ट इन द इंडिया। वर्ल्ड का तो नहीं पता क्योंकि डिकैप्रो विंची की तरह मैं एकदम से पेंटिंग नहीं बना सकती, लेकिन हाँ जितना अगर अच्छे से बना सकती हूँ तो इंडिया की बेस्ट आर्टिस्ट बनना ज़रूर चाहती हूँ। तो मुझे सच्ची में वो चीज़ करनी है बेबी। मेरे कुछ एम्बिशंस है और अभी आपका भी तो कॉलेज चल रहा है। कॉलेज हमारा जैसे ही ख़त्म होगा हमारे हम भी आगे कुछ करेंगे। आपके भी कॉलेजेस है, आप अभी कॉलेज पे ध्यान दो। अभी आई डोंट थिंक कि अ, ये टाइम इतना हमें अपने मतलब मैं ये नहीं कहती कि हमारे बीच में प्यार नहीं है, प्यार तो बहुत है बेबी और इससे कहीं ज़्यादा होगा। बट एक्चुअल में ना सच बात ये है, प्यार के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें हमारा करियर भी देखना है। आज आप सैम और नेहा को देखते हो, ये दोनों अपनी लाइफ में सेटल है। सैम बहुत कैपेबल है, वो पता है वो मैनेजर है अ, अपने कंपनी की, एंड शी इज़ अ बेस्ट कोडर। वो बेस्ट कोडिंग है, वो जो भी सॉफ्टवेयर बनाती है वो बहुत अच्छा है। अगर वो पता है यूएसए के लिए अप्लाई करेगी तो उसे वहाँ पर भी जॉब बहुत आसानी से मिल जाएगी। शी इज़ इनफ कैपेबल। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो जब इतनी कैपेबल है कि मंथ का वो 1.5-2 लाख रुपए तो ऐसी कमा सकती है, तो वो अगर अपनी मैरिज या अपनी लव लाइफ के बारे में सोचे तो समझ में आता है। आज मैं सच कह रही हूँ बेबी, मैं अभी तक सेटल्ड भी नहीं हुई हूँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आपका ख्याल रखने के लिए अभी शायद मैं कैपेबल नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं करना नहीं चाहती हूँ, बट बेबी राइट नाउ आई एम नॉट कैपेबल। जैस बहुत अच्छे से और डीपली वे में इशिका को समझाती है, तो इशिका को भी समझ में आता है कि ये बात सच है कि अभी तक तो वो दोनों का रिलेशनशिप को भी पहली बात है टाइम नहीं हुआ है। दूसरी चीज़ ये बात भी सच है कि अभी तो दोनों भी कमाते नहीं हैं,
तो किस बेस पे शादी वगैरह ये सब कह सकते हैं। तो जिसके लिए जो इशिका है वो एग्री करती है और कहती है कि आप सही कह रहे हो, बट फिर भी आप छोड़ के जाओगे तो बहुत बुरा लगेगा। तो वो कहती है कि छोड़ा उन्हें जाता है जिन्हें हम पकड़ते हैं, मैंने तो आपको पकड़ा ही नहीं है। तो कहती है मतलब आपने मेरा हाथ नहीं थामा। तो वो हंसते हुए बोलती है कि मैं मजाक वे में बोल रही थी आपका मूड सही करने के लिए। ऑफ कोर्स बेबी, मैंने आपका हाथ पकड़ा है और हम लॉन्ग डिस्टेंस भले रहेगा लेकिन कभी भी आप आ सकते हो ना। और या तो छोड़ो, मैं आऊँगी आपसे मिलने के लिए। तो कहती पक्का। तो कहती कि पक्का, और इतना भी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। तो हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है। तो जो इशिका रहती है वो फिर से जैज़ को किस कर देती है। तो जैज़ जो रहती है वो उसे ये नहीं कहती कि दूर हो वगैरह, वो भी उस समय उसकी फीलिंग्स को बहुत डीपली समझती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। बहुत प्यार से इन लोगों का किस चल रहा रहता है। किस के साथ जो इशिका रहती है वो थोड़ी सी नॉटी रहती है, तो वो और भी आगे बढ़ना चाहती थी, पर जो जैस रहती है वो उसे होल्ड ऑन करके बोलती है कि बेबी अभी इतनी जल्दी फास्ट नहीं, अ, अभी ये इतना टाइम नहीं है और ये सही वक्त नहीं है। तो वो कहती है कि क्या सही वक्त नहीं है। आई मीन यार, मतलब हमें ऐसा लगता है कि जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हाउ हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल योर सेल्फ, आई डोंट अंडरस्टैंड। और आप इतना ज़्यादा खुद तो कंट्रोल कैसे कर लेती हो। तभी वो हंसते हुए बोलती है कि बेबी कंट्रोल करना इजी नहीं है, मैं खुद जानती हूँ, बट एक बात कहूँ, कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने अभी अभी कंट्रोल नहीं किया तो बाद में जाकर किसी चीज़ के लिए पछतावा नहीं होना चाहिए। और सच बात तो ये है कि लव इज़ ऑल अबाउट ट्रू लव, जो वक्त के साथ होगा और जब होगा तो बहुत डीपली और सही तरीके से होगा। उस समय मैं आपको खुद कभी ये नहीं बोलूँगी कि आप रुको, पर मुझे अभी लगता है थोड़ा टाइम होने दो। और ये कहकर वो बहुत प्यार से उसे मना कर देती है। थोड़ी देर ऐसी बैठने के बाद जो हमारी जैस होती है उसे बहुत होल्ड ऑन करती है और उसे अपने पास लेकर आराम से उसके साथ हग करके उसे सो जाती है। उसका सोने का तरीका ही बहुत क्यूट रहता है, क्योंकि वो बहुत प्यार से होल्ड करके उसे सोती है। दूसरी तरफ जो अंकल रहते हैं वो भी मेडिसिन खा के अच्छे से सो जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि मतलब अभी मेडिसिन खाकर सोना है, पर वो बात करते हुए आंटी को कहते हैं कि आपको क्या लगता है। मैंने तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सही वक्त है इसका, क्या बोलते, हमारी बेटी का, क्योंकि हमारी बेटी अब पूरे तरीके से कैपेबल हो चुकी है और उसको इतनी अच्छी पार्टनर अब मिल रही है। तो काबिल तारीफ़ है कि इतनी अच्छी पार्टनर जब आपको मिलती है तो सही है। तो मुझे सैम सही लगती है अ, हमारी इशिका के लिए, हमारी नेहा के लिए। तो तभी वो बोलती है कि देखो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच बात तो ये है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आप ये सोचो कि ये सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी। मुझे इस बार मुझे सिर्फ और सिर्फ बर्डनेस सोसाइटी की है। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस मिडिल क्लास बिलोंग में दो लड़कियों को लेकर बैठे हैं। कल जाके सोसाइटी क्या बोलेगी, क्या करेगी, हर चीज़ को सोचना पड़ता है। आप सही हो कि यार सैम बहुत अच्छी लड़की है और बहुत ज़्यादा खुश रखेगी नेहा को, और नेहा भी बहुत ज़्यादा खुश है। मुझे उनके रिलेशनशिप से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो दोनों शादी भी करना चाहते तो मैं खुद खुशी खुशी कराना चाहती हूँ। पर सोसाइटी का क्या करना है, वो यहाँ नहीं रह सकते हैं। ये इंडियन सोसाइटी उन्हें रहने नहीं देगी। आप नहीं जानते हो, चार मोहल्ले के लोग उन्हें जब बोलेंगे वगैरह तो क्या होगा।
चलो वो मुंबई में जाके रहेगी, मुंबई में रहेगी, बट है तो इंडिया ही ना। इंडिया में अभी पूरे तरीके से लीगल नहीं हुआ है। मैंने जब मैंने सैम को देखा था नेहा के साथ और वो पोजीशन में, तभी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि नेहा पूरे तरीके से अपने आप को सैम को दे चुकी है। एक होता है ना कि तन मन धन से अपने सामने वाले को अपना मानना, नेहा मान चुकी है। नेहा इज़ डिवोटेड टूवर्ड्स सैम। ये बात मुझे पता चल गई थी, तभी मैं डर गई थी कि अगर उसे नहीं मिली सैम तो क्या होगा। और दूसरी बात, जो सैम है वो भी सही पर्सन है कि नहीं, ये सारी बातें भी मेरे दिमाग में आ रही थी। बट अब मुझे ऐसा लगता है सैम इज़ राइट पर्सन, और सैम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अ, नेहा को खुश रखेगी और बहुत अच्छा ध्यान रखेगी। पर आप ये बताओ क्या सोचोगे, इंडियन सोसाइटी है। तभी उसके पापा बोलते हैं मैं तुम्हारी सारी बात से एग्री कर रहा हूँ, बट एट प्रेजेंट मुझे मेरी बेटी की खुशी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। सोसाइटी इज़ लाइक 4 दिन बोलेगी, 5 दिन बोलेगी, 6 दिन बोलेगी, 7 दिन बोलेगी, हद से ज़्यादा 1 महीना, 1 डेढ़ साल तक ये सारी बातें हॉट रूमर्स रहेगा, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट रहेगा। बट उसके बाद तो बंद हो जाएगा ना। उसके बाद मेरी बेटी और मेरी बेटी की खुशियाँ, यही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो आप इतना ज़्यादा मत सोचो। और मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ, कल जाके मैं सैम को बोल दूँगा कि वो अपने पेरेंट्स को बुलाए और हम उनकी शादी की बात करेंगे, क्योंकि नेहा नहीं रह सकती अब सैम के बिना, और सैम भी नहीं रह सकती है। मुझे उनका ये सारी चीज़ें अब एक्सेप्ट है। दूसरी तरफ जो सैम रहती है वो नेहा को बहुत, जब इनका लव मेकिंग हो जाती है, किस हो जाती है, तो पूरे तरीके से होल्ड करते हुए जो नी रहती है वो एकदम से सैम की तरफ होकर बोलती है बेबी कैसा रहा। तो वो कहती है कि काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन बेबी 2 दिन पहले ही तो हमने किया था। तो वो कहती है कि बस तुम अनरोमांटिक ही रहो, नी बोलती है। तभी सैम बोलती है मैं अनरोमांटिक? ओहो, लगता है आप भूल गई हो कि सबसे ज़्यादा रोमांटिक पर्सन कौन है। तभी सैम थोड़ा सोचने में बिजी रहती है। तभी जो नी कहती है कि क्या सोच रही हो, बताओगी? तो वह कहती है अभी भी 2 चीज़ बतानी है आपको। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है बताओ। तो वो कहती है आज से 6 महीने पहले मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था, और वो मेरा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था। मींस लाइक एक कंपटीशन हुआ था यूएसए में, कि जहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाकर देना था, जिस सॉफ्टवेयर, अगर वो सॉफ्टवेयर में, मतलब ऐसा यूनिक सॉफ्टवेयर बनाकर देना था। तो मैंने एक बहुत यूनिक सॉफ्टवेयर जो मेरे माइंड में दिमाग था, मैंने उसको बनाकर वहाँ दे दिया। इट इज़ रिलेटेड टू हेल्थ ऐप। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है। तो कहती है कि बेबी वो सिलेक्ट हो चुका है। तो नी एकदम से उसकी तरफ देखती है और उसे बोलती है तो बेबी ये तो बहुत खुशी की बात है। तो कहती है कि हाँ खुशी की बात है, और मैं ये सच्ची में चाहती थी कि वो सिलेक्ट हो और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले एज ए इंडियन। मेरा मेरा जो सिलेक्ट हुआ है वो 3rd पोजीशन पे हुआ है। फर्स्ट 2 पोजीशन तो उन्हीं के यहाँ के लोग हैं, और जिन लोगों को 3rd तक वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ है उन्हें उनकी कंपनी में जॉब करने का मौका मिलेगा, और बहुत सारी उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो पब्लिश किया जाएगा। उसमें मुझे पेटेंट राइट मिलेगा, मेरे शेयर्स होंगे, और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही है, और उनकी कंपनी में जॉब भी मिलेगा। मतलब मुझे यूएसए में जॉब ऑफ़र हो रही है। तभी जो नी होती है वो साइलेंट हो जाती है, कहती है तो मतलब आप यूएसए शिफ्ट होना चाहते हो? तो वो कहती है बेबी मतलब आज से 6 मंथ पहले तक तो यही प्लान था, कभी सोचा नहीं था कि किसी से प्यार होगा या कुछ होगा। सिर्फ और सिर्फ यही प्लान था, और बहुत हार्ड वर्क किया था,
और स्मार्ट वर्क किया था। तब तक जॉब वगैरह तो चल ही रही थी, लेकिन वो कंपटीशन मुझे रॉकी ने बताया था और उसने कहा था कि पार्टिसिपेट कर ले यार, कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और कुछ ना हो तो ट्राई इट ना। तो भी कुछ हो गया। और आप कहो तो मैं वो मतलब छोड़ दूंगी। तभी जो नी रहती है वो एकदम से सैम की तरफ दोनों मतलब हाथ लेकर उसके फेस को ऊपर करते हुए बोलती है, आप ये बताओ, आपने ये जो किया है वो आपने खुद के लिए किया था। तो कहती है कि मतलब, तो कहती है आप खुश थे ना इसलिए आपने किया था। तो वो कहती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ। और आपका ड्रीम था? नेहा पूछती है। तभी सैम बोलती है हाँ मेरा ड्रीम था। तो कहती है अपने ड्रीम को किसी और के लिए क्यों छोड़ना है? आपने जब इतनी ज़्यादा मेहनत इसके लिए करी है तो फिर क्यों छोड़ना है? आप जाओ, मैं आपका वेट करूँगी। तभी नी बोलती पागल हो गई हो क्या, वेट करूँगी? अगर मैं गई तो मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ, सोचना भी मत। तो कहती है बेबी मुझे किस वे में लेके जाओगी? वीज़ा लगता है वहाँ पर। और किस चीज़ का वीज़ा? टूरिस्ट वीज़ा पे जाएंगे हम। आपको वहाँ जॉब से वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट मी? तो वो कहते हैं हाँ ये बात तो सच है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। तो कहती है एग्जैक्टली। तो चीज़ें थोड़ा डिफरेंट वे में होती है, आप टेंशन ना लो, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। तो सैम बोलती है ठीक है। और वो थोड़ा सा सोचने में आती है। दूसरी तरफ नेहा को बहुत हर्ट होता है। नहीं, एक शी इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज उसकी पार्टनर को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, बट वो कहीं ना कहीं दुखी इस बात पर होती है कि यार यूएसए का वीज़ा है, मेरा कुछ है नहीं। तो बहुत कुछ सोचती है वो। तभी जो सैम रहती है वो भी ये सोचती है कि मैं नी के बिना एक पल मुंबई में नहीं रह पाई, मैं यूएसए में कैसे रह लूँगी, मैं ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ दूँगी। तभी नेहा बोलती है बेबी आपने बोला था आपको दो बात बतानी है, ये तो पहली हुई, दूसरी? तो कहते हैं कि डैड आपसे मिलना चाहते हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। तो कहते कि मतलब आपके पापा, अंकल? तो कहते कि हाँ अंकल बात करना चाहते, मतलब आपके अंकल मेरे डैड। तो कहते कि हाँ मुझे कोई इशू नहीं है, आई लव टू बी टॉक टू हिम। तो कहते कि हाँ बस। और मतलब पापा मान गए हमारे रिश्ते के लिए? तो कहते कि हाँ। पता है बीबी मैं मनाने तो अंकल को आई थी, बट यहाँ मेरे खुद के डैड मान गए। और आपको पता है अंकल के ट्रीटमेंट के लिए पापा ने ही डॉक्टर मेहता को भेजा था, हर एक चीज़ पापा ने करके दी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अ, मैं पक्का सुबह मॉर्निंग में अंकल से बात करूँगी। और ऐसे कहकर वो बहुत हैप्पीनेस हो जाती है, दोनों एक दूसरे को फिर से लिप किस करते हैं, लिप लॉक होता है और बहुत टाइटली हग करके दोनों सो जाते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे कहाँ पे कहानी मोड़ लेती है और अब आगे क्या क्या होने वाला है देखते हैं। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।